आपको 2 दिन पहले ही दिखाया था कि लोहरदगा में, जो कि वहाँ पे बॉक्साइड है, और वहाँ पे देखे होंगे कि आदिवासी लोगों का घर बारी खेत में वो बॉक्साइड है, लेकिन वहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और कैसे वो लोग दर दर के भटक। सेमिनार यहाँ पे आयोजन किए हैं, और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस जितने भी यहाँ पे जो शासन किया जा रहा है मतलब गलत तरीक़ा से, और उसको सही कैसे किया जाए उस पे इन लोग का सेमिनार है। और उस सेमिनार में जो है कि लगातार इन लोग सेमिनार के माध्यम से और बहुत सारे ऐसे सोशल साइट्स के माध्यम से जो लगातार जागरूक कर रहे हैं। और हमारे साथ हम आज ये जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये मामला का सॉल्यूशन क्या है और ये कैसे सुधरेगा। आज जो कार्यशाला रखी गई है, राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसको हम लोग नेशनल वर्कशॉप के रूप में हम लोग आज कर रहे हैं, वह है संसदीय अधिनियम पी पेशा, यानी द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पे एक दिवसीय कार्यशाला हो रहा है और उस कानून की जानकारी दी जा रही है। और इस जानकारी के लिए जो देश के अलग अलग जो शेड्यूल एरिया है या जो नॉर्थ ईस्ट जनजातीय क्षेत्र के लोग भी आए हुए हैं, वो भी शामिल हैं। क्योंकि पूरे देश में अगर एक नेतृत्व कर रहा है तो वह झारखंड ही कर रहा है, क्योंकि झारखंड ही वो पहला स्टेट है जहां पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया है। उसी को लेकर के आज एक वर्ष क्या कारण रहा कि बड़े तबके के जो है आदिवासी यहाँ निवास करते हैं सैकड़ों सालों से। यहाँ आदिम जनजातियों का एक अपना अलग वर्चस्व है, उसी के बदौलत झारखंड में आदिवासी की सरकार है। और ऐसे समय में क्या वाकई में आप लोग जो लगातार बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आप लोग बात करते हैं संविधान की, क्या वाकई में संविधान और आप लोगों को ताक पे रखा जा रहा है, ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं तो आपको पीछे का पृष्ठभूमि जानना होगा इस कानून को अगर जानना है तो। क्योंकि जब हम लोग एकीकृत बिहार में थे और जब डिसेंट्रलाइजेशन की, जैसे हम लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं तो हम लोग केंद्र को सरकार को वोट करते हैं और राज्य की सरकार को वोट करते हैं। और ये व्यवस्था में ये देखा गया कि केंद्र की जो सरकार है वह अगर झारखंड में कोई सुदूर गांव है, उस गांव के बारे में केंद्र की सरकार को जानकारी नहीं होती है। तो जो सुदूर गांव है उनकी जानकारी जिनको है कि वहाँ में क्या लायबिलिटी है, उनको क्या ज़रूरतें हैं, वह गाँव के लोग ही तय करेंगे। तब इसी को देखते हुए माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक पहल किया और संविधान में एक संशोधन लाया और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, यानी डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब गांव की सरकार लाया, शहर की सरकार लाया। इसके लिए संविधान में 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन लाए गए। एक संवैधानिक संशोधन है जिसको हम लोग 73वां संवैधानिक संशोधन कहते हैं, वह आया 24 अप्रैल 1993 को, जिसको हम लोग पार्ट 9 यानी भाग 9 कहते हैं, जो पंचायत की व्यवस्था है। अगर आप पंचायत की व्यवस्था को देखेंगे तो संविधान के भाग 9 में है और वह अनुच्छेद 243 से शुरू होता है और ओ तक गांव की व्यवस्था दी गई है, जिसमें कि कैसे उसका विकास का योजना होगा, कैसे फंड आएगा, कौन लोग चुने जाएंगे, ये सारी व्यवस्था उस पर लिखी गई है। उसी तरह से 74 अमेंडमेंट हुआ, जिसमें पार्ट 9A यानी नगर पालिकाओं की व्यवस्था को लाई गई, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 243P से लेकर ZG तक आपको मिलेगा, जो आया 1 जून 1993 को। लेकिन देखा गया कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट जनजातीय क्षेत्र भी है और अनुसूचित क्षेत्र भी है। अगर ये व्यवस्थाएं अगर थोपी जाएंगी यहाँ पर, तो इनका जो सामाजिक जो ये रूपरेखा है या रीति रिवाज है, भाषा संस्कृति, सब में इसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब उसी संविधान में अनुच्छेद है 243M1, जिसमें लिखा है नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244(1), यानी पार्ट 9 के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। उसी तरह से 243ZC में लिखा है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244, यानी पार्ट 9A नगर पंचायतों की व्यवस्था भी अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। इसी अनुच्छेद को लेकर पहला जो केस हुआ वह आंध्रा में हुआ, अर्का बसंत राव वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, जिसका आदेश आया 23 मार्च 1995 को, यह कहते हुए कि 3 टायर पंचायत जो है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। दूसरा केस हुआ एकीकृत बिहार में, वसुदेव बेसरा की उसके पिटिशनर थे, उसका आदेश आया 22 दिसंबर 1995 को, यह कहते हुए कि जो बिहार में जो अनुसूचित क्षेत्र है, यानी पूरे में अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 था वह लागू नहीं होगा। तब संविधान में मात्र एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत माननीय संसद को यह शक्ति देता है, जो अनुच्छेद 243M4B, जिसमें लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बोलता है संविधान में तमाम बातों के होते हुए भी
Parliament may by law extend to this provision subject to such exception and modification as may be specified in such law and no such law shall to deem to be an amendment of the purpose of Article 368. कहता है संविधान में तमाम बातों के होते हुए भी माननीय संसद एक विशेष पंचायतों की व्यवस्था करेगा जो अपवाद और रूपांतरों के तहत होगा। और इसका मतलब ये ना समझा जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत M1 का संशोधन हो गया। आज भी M1 और ZC जो है संविधान का हिस्सा है। तब माननीय संसद ने एक कमेटी बनाई जिसका कमेटी का नाम था दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, जो झाबुआ के रहने वाले थे MP के, और वह कांग्रेस के सांसद थे। उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी, इसलिए उस कमेटी का दिलीप सिंह भूरिया कमेटी का नाम रखा गया। और उन्हीं की अनुशंसा में 24 दिसंबर 1996 को माननीय संसद ने एक कानून बनाया जिसका इंग्लिश टाइटल है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 और हिंदी उपांतरण है उसका पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। और इसी कानून को जो है मतलब लागू होना था, लेकिन एकीकृत बिहार में उस समय जैक बना था, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, जिसके चेयरमैन माननीय शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल थे। और वह 4.5 साल चला, लेकिन राज्य पुनर्गठन कानून जो बिहार राज्य पुनर्गठन कानून 2000 था उसके तहत राज्य अस्तित्व में आता है, जहां बिहार की जगह में झारखंड और रांची के पटना की जगह रांची हुआ। और जितने भी कानून बिहार में थे उसको झारखंड अंगीकृत किया। उसमें पहला कानून आपको याद है, क्या उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता अधिकृत करने के बाद? नहीं, इसलिए कि जब इंस्ट्रक्शंस है संविधान में, अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि शुगर है और आपको चीनी नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, तो आपको तो नहीं खाना है। लेकिन संविधान में अगर रोक है तो आपको तो नहीं लाना है ना। तो जो हमारे 5वीं अनुसूची का जो शीर्षक है उसको ध्यान देने की जरूरत है। कहता है प्रोविजन एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे उपबंध ये संसदीय अधिनियम पेशा कानून के द्वारा होना है। और इसी कानून की जो धारा है, धारा 3, 4, 4D, 4O, 4M के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण का परिकल्पना की गया है। और इसका जो स्ट्रक्चर्स है वह है सेक्शन जो D है 4D और M जो है जिसका सेक्शन 4O है, जिसमें कहा गया है परंपरागत ग्राम सभा नीचे में और जिला के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद होगा। और यही फंक्शनरी जो है उनको ये शक्ति होगी कि वह अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण करेगा, जिसमें जिनको 7 शक्तियाँ हैं। पहला शक्ति कहता है कि जो भी लीकर जो बिकता है, जो शराब बिकता है, उसका नियंत्रण कौन करेगा? तो परंपरागत ग्राम सभा करेगा, नियंत्रण करने की शक्ति है। दूसरा कहता है कि जो माइनर मिनस प्रोड्यूस है, जो लघु वन उपज है, उस पर जो है इनका मालिकाना हक होगा। और तीसरा कहता है अनुसूचित जनजातियों का जमीन अगर गैर कानूनी की तरीके से अगर ट्रांसफ़र हो गया, उसको रिस्टोर करने का, वापसी करने की शक्ति भी इस परंपरागत ग्राम सभा को होगी। और चौथा कहता है कि जो बाजार हाट है उसका भी ऑप्शन जो है यही परंपरागत ग्राम सभा और ADC करेगा। पांचवा कहता है कि जो भी सोशल सेक्टर्स है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, NGO हो, सब पर नियंत्रण जो है ये परंपरागत ग्राम सभा और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगा। और जो छठा है कहता है कि जो भी मनी लेंडर्स है, इवन उसमें बैंक भी इंक्लूड होगा, उसका भी नियंत्रण जो है ये करेगा। और सबसे बड़ा जो शक्ति दिया है, 7वां शक्ति, वह है जो भी स्थानीय योजनाएं बनेंगी उसको वहीं के लोग बनाएंगे और इंक्लूडिंग। क्या कारण रहा कि यहाँ के लोग फिर नहीं बना पाए? या पेशा अभी तक लागू नहीं हुआ? कई सरकारें बदली, लगातार बदलाव रहा। पिछले 2 बार से 10 सालों से आपकी सरकार है आदिवासी की। ऐसे में क्या पेशा लागू क्यों नहीं हो पाया, जिससे यहाँ के आदिवासियों का जो है उनका एक जो है मनोबल बढ़ता, उनका काम बढ़ता, उनका कारवा बढ़ता, उनका वर्चस्व बढ़ता? लेकिन ऐसे में नहीं होने का कारण क्या, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बड़े कम शब्दों में बताइए। मेरा जो अनुभव है, जो भी सत्ता पे रहे उनकी जो संवैधानिक बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए वो आज भी नहीं है। कि पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हुए, उन्होंने गलत स्थानीय नीति को जो है मतलब ख़त्म करवाने का काम किया। और वही बीजेपी है जिन्होंने नगर पालिका और जो है असंवैधानिक झारखंड पंचायती राज अधिनियम को जबरन थोपा गया, क्योंकि यहाँ पे शासक और शोषक दोनों मिल गए हैं। और शासक और शोषक मिल करके संसाधनों का लोग। जी की नीति आपको सही नहीं लगती? बिल्कुल नहीं लगती। उनकी बहुत वगैरह जो लगाए थे वो सब सही बिल्कुल नहीं। एक पहला गलती उन्हीं लगाते तो जमीन आज उनका जो योगदान है झारखंड के प्रति, कहीं ना कहीं उनकी बौद्धिक क्षमता में कमी रही
और बुद्धिजीवियों के साथ उनका संवाद नहीं होने की वजह से गैर कानूनी कानून जो है जबरन थोपे गए। आज भी CNT एक्ट को गलत मानते हैं? नहीं, गलत कैसे मानते हो? संविधान का हिस्सा है, शेड्यूल 9 का हिस्सा है, 209 में है। तो क्या उन्होंने इस चीज की आवाज उठाई, उनको पारित कराया? CNT एक्ट नहीं, अगर CNT एक्ट अगर उस समय का एम्बेसडर है तो आज भी पेशा कानून जो है BMW है। आज BMW की सवारी करने की जरूरत है, तो आज ये BMW है, ये आपका जो पी पेशा कानून है वो। तो बाबूलाल मरांडी का पहला गलती हुआ कि जो 82 का परिपत्र को जो लेकर के आए स्थानीयता के मामले में, तो वह 82 का परिपत्र क्या था? कहता है कि झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंदर जिले हैं, जिले के अंदर गांव कस्बे हैं, किसी भी व्यक्ति के पूर्वजों के नाम खाता खतियान या सर्वे राइट से नाम होगा, वही व्यक्ति झारखंड का निवासी होगा। क्या नाम हुआ? परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम प्रभाकर कुजूर हुआ जी, पेशे से समाज सेवा। हाँ, सोशल।